Hello friends, a very warm welcome in today's class of income under the head house property। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने एक नया कंसेप्ट शुरू किया था लेकिन मुझे कुछ काम से जाना पड़ गया था, तो आज हम अपने पास उस कंसेप्ट को अपने पास कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है को ओनरशिप। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, को ओनरशिप का मतलब होता है जब किसी बिल्डिंग के एक से ज़्यादा ओनर्स होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के एक से ज़्यादा मालिक हैं, एक से ज़्यादा ओनर्स हैं, इसे हम को ओनरशिप कहते हैं। को ओनरशिप मतलब मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं उसे किराए पर देना चाहता हूँ और उस बिल्डिंग के 2 3 4 मालिक हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के 2 ओनर्स हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, और ये दोनों ही इस बिल्डिंग के 50-50% के मालिक हैं। इन्होंने इस बिल्डिंग को लेट आउट कर दिया। मान लीजिए बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स हैं, एक है ग्राउंड फ्लोर, एक है फर्स्ट फ्लोर। दोनों 50-50% के मालिक हैं। ऐसे में हम अपने पास जब इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल ये उठता है कि अब ये इनकम कैसे निकाली जाए। दोस्तों बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले इस प्रॉपर्टी की जीएवी निकालिए और जीएवी कैलकुलेट करने के बाद इस जीएवी को मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इनकी ओनरशिप की रेशो में। मिस्टर ए 50% के मालिक हैं, 50% जीएवी इनकी और 50% जीएवी मिस्टर बी की। तो ऐसे में हमारे पास 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ रही है 10 लाख रुपए पूरी बिल्डिंग के। तो हमारे पास मिस्टर ए की जीएवी हो जाएगी 5 लाख और मिस्टर बी की भी जीएवी हो जाएगी 5 लाख। फिर हम यहां से लेस करेंगे अपने पास म्यूनिसिपल टैक्स पेड। जितना भी टैक्स मिस्टर ए ने पे किया होगा, 1 मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए इन्होंने 20,000 रुपये पे किए, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। और मिस्टर बी ने जितना भी अमाउंट पे किया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर बी ने पे किया है 1 लाख रुपए, ये माइनस हो जाएगा। इनकी एरे भी निकल आएगी 4,80,000 एंड 4 लैक्स। फिर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम इसमें से अपने पास माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जितना भी इंटरेस्ट होगा। मान लीजिए ए के इंटरेस्ट हमारे पास 2 लाख रुपए का है, हम ए को 2 लाख की छूट दे देंगे। बी का इंटरेस्ट 3 लाख का है, हम बी को 3 लाख की छूट दे देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक ने लोन ही ना लिया हो, तो जिसने लोन ही नहीं लिया उसको हम इंटरेस्ट की छूट नहीं देंगे, उसे इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हम अपने पास हर केस में ये देख लेंगे कि कौन कौन से एक्सपेंस की डिडक्शन कितनी कितनी मिलनी है। दोस्तों इस कैलकुलेशन को करने का एक और भी केस हो सकता था, एक और मेथड हो सकता था। जैसे 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, जीएवी 10 लाख है, 2 ओनर्स हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। फिफ्टी 50 की इनकी ओनरशिप है। ऐसे में हमारे पास अब हमें यह बताया गया कि इस बिल्डिंग का टोटल मिलाकर म्यूनिसिपल टैक्स जा रहा है, एज्यूम कर लेते हैं 2 लाख रुपए। टोटल मिलाकर इंटरेस्ट जा रहा है, एज्यूम कर लेते हैं सपोज 4,50,000 रुपए। ऐसे में अब हम इसकी कंबाइंड कैलकुलेशन कर लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स पेड 2 लैक्स माइनस करेंगे तो एनएवी आ जाएगी 8 लाख रुपीज।
अब यहां से हम लेस करेंगे अपने पास डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, %30 ऑफ NAV, $2,40,000। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ₹4,50,000। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगी ₹1,10,000। दोस्तों अब इस 1,10,000 को आप रेशो में बांट दीजिए ए और बी की। ए की इनकम हो जाएगी 55,000, बी की इनकम भी हो जाएगी 55,000 रुपीज। इनकी रेशो जरूरी नहीं है 50-50 हो, 60-40 हो सकती है, 70-30 हो सकती है। जो रेशो हो आप उस रेशो के अंदर इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर हमें खर्चे अलग अलग गिवन है तो आप जीईवी को ही रेशो में बांटिए और कैलकुलेशन कर दीजिए। और अगर एक्सपेंसेस अलग अलग नहीं बताए गए हैं तो आप इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कीजिए और उस इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को फाइनली इनकी रेशो के अंदर बांट दीजिए। ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट हो गया को ओनरशिप का, सेक्शन 26 का। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्डिंग जो को ओन्ड है बाय मिस्टर ए एंड बी, ये इनकी सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग होती। अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह हम कैलकुलेशन कर देते। इन दोनों के लिए ही जीएवी निल हो जाती, म्यूनिसिपल टैक्स निल हो जाते, एनएवी निल हो जाती, स्टैंडर्ड डिडक्शन निल हो जाता, और इन दोनों को ही हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन दे देते, मैक्सिमम अप टू 30,000 और 2 lakhs एज द केस मे बी। हम चेक कर लेंगे कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। इस तरह से इनको ये मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ कर दी जाएगी और बैलेंस अमाउंट इनका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का आ जाएगा। याद रखिएगा इंटरेस्ट की डिडक्शन देते हुए इन दोनों को अलग अलग 30,000 और 2 lakhs तक की डिडक्शन अलाउ की जाएगी एज द केस मे बी, अगर इनकी ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि एक ओनर प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई करे, दूसरा लेट आउट कर दे। तो अगर एक ने सेल्फ ऑक्यूपाई किया है और दूसरे ने लेट आउट, तो उसके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से और लेट आउट वाले की कैलकुलेशन लेट आउट के हिसाब से अलग से कर दी जाएगी। ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट हो गया को ओनरशिप का। तो दोस्तों दिस इज सेक्शन 26 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आइए अब हम को ओनरशिप के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। Ram and his 3 brothers, Lakshman, Bharat and Shatrughan, are the equal owners of a house property consisting of 8 flats. The 4 brothers are occupying 1 flat each for their residential purpose and the balance flats are let out for residential purpose. The actual rent received from the rented flat is 2,500 per month per flat. The municipal tax paid for the entire property is 32,000. The following expenses were incurred by them during the year in respect of the property. इन्होंने रिपेयर्स कराई,
नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। इंश्योरेंस कराया, नो डिडक्शन। इंटरेस्ट पे किया एंटायर प्रॉपर्टी का 1,30,000, इसके लिए हम इनको डिडक्शन अलाउ कर देंगे। ग्राउंड रेंट नो डिडक्शन, कलेक्शन चार्जेस नो डिडक्शन। तो दोस्तों हमारे पास टोटल 8 फ्लैट्स हैं, इसमें से 4 फ्लैट्स 4 भाइयों ने सेल्फ ऑक्यूपाई किए हुए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न ने, और 4 फ्लैट्स लेट आउट हैं। इंफॉर्मेशन हमें कंबाइंड गिवन है, तो हम अपने पास इन चारों फ्लैट्स की कंबाइंड इनकम कैलकुलेट करेंगे और कंबाइंड इनकम कैलकुलेट करके उस इनकम को इन चारों के बीच में बांट देंगे, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। आगे बता रहे हैं वन ऑफ द फ्लैट्स रिमेन वेकेंट फॉर 3 मंथ्स। एक फ्लैट 3 महीने के लिए वेकेंट रहा है, हमें इसकी कैलकुलेशन सेपरेटली करनी होगी। तो इन 4 फ्लैट में से जो 3 फ्लैट पूरे साल के लिए लेट आउट हैं उनकी कैलकुलेशन अलग कर देते हैं, और जो एक फ्लैट 3 महीने के लिए वेकेंट रहा है उसकी कैलकुलेशन अलग कर देते हैं। द अदर इनकम ऑफ राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न वर 50,000, 30,000, 70,000 and 80,000 respectively. You are required to determine income from house property for each of the co-owners as well as their gross total income. हमें इनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी निकालनी है, हमें इनकी टोटल इनकम भी निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। सबसे पहले 4 फ्लैट्स जो इनके सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। दोस्तों राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न चारों की ही कैलकुलेशन सेम रहेगी। इसकी जीएवी निल होगी, म्यूनिसिपल टैक्स निल होंगे, एनएवी निल होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी निल, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पूरी प्रॉपर्टी का बताया है 1,30,000। ये 8 फ्लैट्स का है तो डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा 16,250। 8 फ्लैट के लिए इंटरेस्ट है 1,30,000, तो एक फ्लैट का होगा 16,250 रुपए। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी -16,250। फॉर द लेट आउट, फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, यही इनकम राम की है, यही लक्ष्मण की है, यही भरत की है, और यही इनकम होगी शत्रुघ्न की। ये हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की इनकम इनकी कैलकुलेट कर दी। दिस इज आवर वर्किंग नोट नंबर 1। अब 4 फ्लैट जो लेट आउट हैं, इसमें 3 फ्लैट 12 महीने के लिए लेट आउट है और एक फ्लैट 3 महीने के लिए वेकेंट है। अब हम इनकी जीएवी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए पहले जो 3 फ्लैट हमारे पास हमने पूरे साल के लिए लेट आउट किए हैं, क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनका हम रेंट चार्ज करते हैं 2,500 पर मंथ। तो 12 महीने का इंटू 3 फ्लैट्स हैं ये, ₹90,000। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, एनएवी निकल कर आएगी, लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24,
स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जब हम इसे एक फ्लैट की जीएवी निकालेंगे तो इसके लिए एक्सपेक्टेड रेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास हमारा एक्चुअल रेंट के बेस पर ही निकल आएगा, ये होगा 30,000। माइनस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी, 2500 रुपये महीने का रेंट है, 3 महीने का 7500, जीएवी आ जाएगी 22,500 रुपये। वैकेंसी के केस के अकॉर्डिंग हमने यहां पर कैलकुलेशन कर दी। आगे हमें बता रहे हैं, हमने म्यूनिसिपल टैक्स दिया है 32,000 रुपये फॉर 8 फ्लैट्स। इसका मतलब एक फ्लैट का म्यूनिसिपल टैक्स है 4,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेट आउट, ये 3 फ्लैट्स हैं, एक का 4,000 तो 3 का 12,000 और इधर से एक का 4,000 ही आ जाएगा। एनएवी कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगी 78,000 एंड 18,500। 23,400 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमने भी कैलकुलेट किया था, एक फ्लैट का 16,250 था, तो 3 फ्लैट्स का होगा 48,750। यहां से हम निकाल लेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसको जोड़कर हमारे पास इनकम आएगी टोटल 2550। दोस्तों ये इनकम हमारे पास चारों भाइयों की कंबाइंड इनकम है। हम इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो ये आ जाएगी 637.50। बस अब हम राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न की टोटल इनकम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की। इसकी इनकम है 16,250 रुपये नेगेटिव, 16,250 नेगेटिव, 16,250 नेगेटिव एंड 16,250 नेगेटिव। लेट आउट पोर्शन 637 रुपये 50 पैसे, 637.50, 637.50, 637.50 एंड 637.50। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 15,612.50 नेगेटिव।
15612.50 नेगेटिव, फिर यहां पर हम लेंगे अपने पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दोस्तों हमें क्वेश्चन में अदर सोर्सेस की इनकम गिवन है 50,000, 30,000, 70,000 एंड 80,000। और बस इनकम अंडर द हेड, सॉरी, ग्रॉस टोटल इनकम, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। पैसे नहीं लिए गए हैं आंसर में, हमने अपने पास जो निकाला है उसमें हमने पैसे भी लिए हैं। तो इस तरह से हम अपने पास कैलकुलेशन कर सकते हैं को ओनरशिप के क्वेश्चन में। दोस्तों प्रैक्टिकल कंसेप्ट में ये हमारा आखिरी कंसेप्ट था, और ये भी कंसेप्ट नहीं, यू कैन से टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये हमारे पास जो हमने कैलकुलेशन की है, ये याद कीजिए उन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस्ड है जो हम पहले अपने पास डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, ये सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड बदला है, क्वेश्चन की टाइप बदली है। हमने जो कैलकुलेशन की है वो हमारी वही नॉर्मल जीएवी की कैलकुलेशन, लेट आउट पोर्शन की नॉर्मल जीएवी की कैलकुलेशन वैकेंसी के केस की थी। इस तरह से ये हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी के सारे प्रैक्टिकल कंसेप्ट हमारे खत्म होते हैं। आगे के क्वेश्चंस की आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट होता है देन यू कैन सेंड द डाउट ऑन व्हाट्सएप। इसके अलावा हमारे पास कुछ थोड़े से थियोरिटिकल बातें हैं, एक दो, जो अब हमें अपने पास इस चैप्टर की डिस्कस करनी है। जैसे हमने अपने पास यहां पर प्रैक्टिकल केसेस डिस्कस किए हैं, ऐसे ही हमारे पास कुछ थ्योरी के कंसेप्ट्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको यहां पर अभी तक ये पढ़ाया है कि हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर कब कब टैक्स लगाएंगे। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाते। मतलब वो केसेस जब हमारे पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स। तो ध्यान से देखिए, केसेस वेयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इन केसेस में हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स चार्ज नहीं करते। देखिए सबसे पहले केस नंबर 1, इनकम फ्रॉम एनी फार्म हाउस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। दोस्तों अगर हमारे पास एक फार्म हाउस है जिसके ऊपर हम अपने पास सिर्फ खेती बाड़ी के यूज में उसको ले रहे हैं, तो हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं की जाएगी। मान लीजिए एक पर्सन के पास एक फार्म हाउस है जिस पर सिर्फ खेती होती है, ओनली एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड, तो इसकी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कैलकुलेट नहीं की जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास एक फार्म हाउस है, मैं उसे किसी को किराए पर दे देता हूं जो वहां खेती के बजाय कोई और काम करता है। कोई और काम क्या? जैसे शादियां। हमारे जो बड़े शहर हैं इसमें जो बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं, इन्हें मैरिजेस के लिए, फंक्शंस के लिए किराए पर दे दिया जाता है। एक एक दिन का लाखों रुपए किराया लिया जाता है।
इस केस में हमारी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल की जाएगी। इन दिस केस रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, अगर आपके पास आपके फार्म हाउस में खेती बाड़ी ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा तो फिर इसकी इनकम एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। इसी तरह से दोस्तों, एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन एक्स रूलर। पुराने जमाने के जो राजा महाराजा होते थे उनके पास बड़े बड़े महल होते थे। सोचिए, आज कोई ऐसी महाराजा की फैमिली, उनके पास एक बड़ा सा महल है, हमारी सरकार की तरफ से उन्हें स्पेशल छूट है, हम उनको एक महल एग्जम्प्ट करते हैं। देखिए, एक घर तो सबके लिए एग्जम्प्ट होता है, हमने राजा जी के लिए पूरा महल एग्जम्प्ट कर दिया। महल में और घर में क्या डिफरेंस होता है? ऐसा हो सकता है कि महल के अंदर ढेर सारी बिल्डिंग्स हो। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा के बड़े बड़े महल होते थे, उसके अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पोर्शंस होते थे, अलग अलग सेपरेट। हम कह रहे हैं सब एग्जम्प्ट है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, वो किराए पे नहीं जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, आज के ज़माने में जो राजा महाराजा की रॉयल फैमिलीज़ हैं, उन्होंने अपने महलों के अंदर 5 स्टार होटल्स बनाकर उन्हें किराए पर दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप इनकम कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, फिर आप टैक्स से नहीं बच सकते। लेकिन अगर मान लीजिए वो अपने पास अपना महल अपने पर्सनल यूज में ला रहे हैं, किराए पर नहीं दे रहे हैं, तो उस महल के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स हो, हम सबको एग्जम्प्ट करने को तैयार हैं। इसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। अगर कोई लोकल अथॉरिटी अपने पास अपनी बिल्डिंग्स को किराए पर देती है, इस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई भी पर्टिकुलर लोकल अथॉरिटी है, जैसे एमसीडी, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनसे मिलने वाली रेंटल इनकम इनके हैंड्स में एग्जम्प्ट होगी। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम भी एग्जम्प्ट होगी। देखिए, जनरली ये ऑर्गेनाइजेशंस अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर नहीं देती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो एग्जम्पशन देते हैं, वो एग्जम्पशन इंडिविजुअल और एचयूएफ को देते हैं। ऐसे में अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, कोई और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने पास अपनी किसी प्रॉपर्टी को अपने खुद के यूज में भी ला रही है, तो हम तो उसकी जीएवी निकालकर टैक्स लगा देंगे। तो उनको इस तरह की परेशानियां ना आए, इसलिए हमने इनको पहले ही एग्जम्प्ट कर दिया है। तो अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, कोई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल या रिलीजियस एंडोमेंट्स हैं, इनकी इनकम को हमने एग्जम्प्ट कर दिया। इसी तरह प्रॉपर्टी इनकम ऑफ यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। भाई, ये जो इतने बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस के पास बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, इनकी रेंटल इनकम कैलकुलेट नहीं की जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एन इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनकी जितनी भी इनकम्स होंगी वो एग्जम्प्ट होंगी। इसी तरह प्रॉपर्टी इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट और बोथ। इसी तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। धर्मशाला, धर्मशाला अगर अपने पास कोई प्रॉपर्टी है उसकी, तो उसकी रेंटल इनकम कैलकुलेट नहीं की जाएगी, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मान लीजिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते ही हैं, ये बड़े भले लोग होते हैं बेचारे। इनकी अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे इनके पास इनकम आ रही है, हम उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर इंडिया में किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता। इनकी जो भी इनकम होगी वो हमारे पास एग्जम्प्ट होगी। हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, इनके जो ऑफिसेज हैं, कई कई 100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग्स, नो इनकम शैल बी कैलकुलेटेड, नो टैक्स शैल बी लेवीड, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह देखिए, हमने बार बार डिस्कस किया है, अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी अपने खुद के बिजनेस में, खुद के प्रोफेशन में यूज करते हैं, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। और वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF,
दोस्तों ये इस बार से 2 हो गया है, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हैं तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। 2 प्रॉपर्टीज का टैक्स हमारी तरफ से एग्जम्प्ट है। तो इस तरह से ये हमारे पास केसेस हो गए जब हम अपने पास टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, जब हम अपने पास टैक्स चार्ज नहीं करेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये हमारे पास केसेस हो गए जब हमारे पास हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट होती है। और दोस्तों आखिरी कंसेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, उसे कहते हैं डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनर सेक्शन 27। डीम्ड ओनर किसे कहते हैं? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी होती किसी और के नाम पर है लेकिन इनकम टैक्स उसका मालिक किसी और को मानता है। ये केसेस हमारे पास कवर होते हैं हमारे सेक्शन 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, डीम्ड ओनर में। छोटा सा सेक्शन है, थियोरेटिकल सेक्शन है, जल्दी से समझ लीजिए। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, इनके पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को इन्होंने अपनी वाइफ के नाम कर दिया, मिसेज ए के नाम पर। बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए की है, इन्होंने फ्री में दे दी, या इन्होंने ये प्रॉपर्टी इनको 2 लाख रुपए में दे दी। इनकम टैक्स क्या कहता है, सर ये प्रॉपर्टी जो आपने मिसेज ए के नाम पे की है इसका मालिक मिसेज ए को नहीं, मिस्टर ए को ही माना जाएगा। डीम्ड, डीम्ड का मतलब होता है एज्यूम्ड, मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? एज्यूम्ड टू बी ओनर, इनको मान लिया जाएगा कि ये बिल्डिंग के मालिक हैं। हालांकि मिस्टर ए बिल्डिंग की ओनरशिप मिसेज ए के नाम पर कर चुके हैं लेकिन फिर भी माना यह जाएगा कि इस बिल्डिंग के मालिक मिस्टर ए ही हैं। तो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टू स्पाउस, अगर ये अपने स्पाउस को दे देते हैं, मिस्टर ए मिसेज ए को या मिसेज ए मिस्टर ए को, या ये प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को दे देते हैं, नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर, मान लीजिए माइनर डॉटर की ही मैरिज हो गई, पुराने जमाने में इट वॉज वेरी कॉमन, छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी। तो अगर बेटी शादी होकर दूसरे घर जा चुकी तो अब ये प्रॉपर्टी मिस्टर ए की नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मिस्टर ए की बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, मिस्टर ए के पास एक बिल्डिंग थी, उन्होंने अपने 5 साल के बच्चे के नाम पर कर दी, मे बी अ सन मे बी अ डॉटर, इररेलेवेंट है, 5 साल के बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी। इनकम टैक्स क्या कहता है, सर अगर आप 5 साल के बच्चे को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं पैसे लेकर और वो भी पूरे, तो इस प्रॉपर्टी का मालिक बच्चे को माना जाएगा, अदरवाइज इस प्रॉपर्टी का मालिक मिस्टर ए ट्रांसफरर को ही माना जाएगा, उन्हीं के हैंड्स में ये इनकम कैलकुलेट की जाएगी। हां एक बात याद रखिएगा, बात प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की हो रही है। मान लीजिए मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की बल्कि मिस्टर ए ने मिसेज ए को पैसे दिए 1 करोड़ रुपए और इनसे कहा मुझसे मेरी ही बिल्डिंग खरीद लो। अब मिसेज ए पैसे देकर खरीद रही हैं, इस पर डीम्ड ओनर का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। लेकिन बहुत जल्दी हम आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। इसके ऊपर क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन लगेगा और क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन के तहत ये इनकम हमारे पास क्लबिंग के चैप्टर में मिस्टर ए के हैंड्स में क्लब कर दी जाएगी। सेकंड पॉइंट देखिए, होल्डर ऑफ इम्पार्शेबल एस्टेट इज डीम्ड एज ओनर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिल्डिंग के कई लोग मिलकर मालिक होते हैं और यह बताना मुश्किल है कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग खरीदी, इनके 3 बच्चे थे, A1 A2 A3। फिर इसके बाद
आगे इनके और बच्चे हो गए, फैमिली एक्सटेंड हो गई, और कुछ दिनों बाद मिस्टर ए चल बसे। मिस्टर ए ने कोई विल नहीं बनाई, मिस्टर ए ने अपना कोई डेथ के बाद पर्सन अपॉइंट नहीं किया कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसको जाएगी। ऐसे में ये पूरी इनकी फैमिली इस बिल्डिंग की मालिक है इस टाइम पर। मान लीजिए इस फैमिली के अंदर इस टाइम पर 20 लोग हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स वाले रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स किससे चार्ज करेंगे। इनकम टैक्स ने कहा सर इसका जो भी होल्डर होगा, होल्डर जिस पर्सन के पास इस बिल्डिंग का होल्ड होगा, हम उसी को मालिक मानेंगे, उसी से टैक्स चार्ज करेंगे। इसी तरह देखिए थर्ड केस, इन केस ऑफ अलॉटमेंट और लीज अंडर अ हाउस बिल्डिंग स्कीम ऑफ सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन, द पर्सन टू हुम बिल्डिंग हैज बीन अलॉटेड शैल बी डीम्ड एज ओनर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हम किसी सोसाइटी के अंदर फ्लैट खरीद लेते हैं। जब हम किसी सोसाइटी के अंदर फ्लैट खरीदते हैं तो अब ये एक लीगल मैटर है, सोसाइटी हमें कभी भी फ्लैट नहीं बेचती, बल्कि सोसाइटी हमारे नाम पर करती है अपना शेयर। सोसाइटी आपको शेयर दे देगी, आप शेयर के मालिक बनेंगे, और शेयर मिलने पर सोसाइटी की तरफ से आपको फ्लैट फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए दे दिया जाएगा। तो टेक्निकली आप जिस चीज के मालिक हैं वो शेयर है, फ्लैट नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर ये सिर्फ कहने की बातें हैं, आपने एक्चुअली शेयर नहीं खरीदा है, फ्लैट ही खरीदा है, इसलिए आपको मालिक फ्लैट का माना जाएगा और ये फ्लैट आपकी ओनरशिप में है, इसके होने वाली इनकम के ऊपर टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। तो दिस इज डीम्ड ओनरशिप, इसके ऊपर आपको अपने पास टैक्स देना होगा। नेक्स्ट देखिए, the person who acquire a house without registration in part performance of a contract under section 53A of transfer of property act 1882 is deemed as owner। दोस्तों जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो प्रॉपर्टी खरीदकर हमें उसकी रजिस्ट्री करानी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं कराते। रजिस्ट्री नहीं कराते तो क्या कराते हैं, हम उसकी एक पावर ऑफ अटर्नी करा लेते हैं। इससे हमारे पास प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट आ जाता है, ओनरशिप नहीं आती। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, आपने एक प्रॉपर्टी के पूरे पैसे दे दिए और रजिस्ट्री कराने के बजाय आपने पावर ऑफ अटर्नी करा ली, तो आप हमें सिर्फ पागल बना रहे हैं। आप एक्चुअली इसके मालिक हैं, आपको इसका डीम्ड ओनर माना जाएगा और इससे होने वाली इनकम के ऊपर टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। फिफ्थ केस देखिए दोस्तों, the lessee of a building in case the building is leased out for not less than 12 years is deemed as owner। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है जिसको आपने अपने पास लीज पर लिया है, लीज पर, किराए पर। मान लीजिए मैं एक पर्सन के पास जाऊं और मैं उससे कहूं कि आप मुझे एक बिल्डिंग किराए पर दे दीजिए 20 साल के लिए, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 20 साल के लिए प्रॉपर्टी को किराए पर लेने के लिए। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इट इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। अब आपको इस बिल्डिंग का ओनर मान लिया जाएगा, और अब अगर मान लीजिए आप इस बिल्डिंग को आगे लेट आउट करते हैं और इससे रेंटल इनकम कमाते हैं, इसके ऊपर टैक्स आपको हाउस प्रॉपर्टी में ही देना पड़ेगा। अगर आप 12 साल या उससे ज्यादा के लिए कोई बिल्डिंग किराए पर लेते हैं, दोस्तों इंडिया के लॉस के तहत आप ज्यादा से ज्यादा अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक बार में 99 ईयर्स तक के लिए आप प्रॉपर्टी को लीज पे ले सकते हैं। अगर आप उसके बाद दोबारा लेना चाहें तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कराना होगा। कई बार ऐसा होता है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं किसी भी शहर की, जैसे दिल्ली में है डीडीए, डीडीए अपना फ्लैट जब किसी को बेचती है तो बेचने के बजाय उसके नाम पर उसकी लीज कर देती है 99 ईयर्स की। 99 ईयर्स के बाद आपको इस फ्लैट की लीज दोबारा करानी पड़ेगी। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, ये जो फ्लैट आपने लिया है ना,
आपको इसका मालिक माना जाएगा और इसकी रेंटल इनकम अगर आपकी हो रही है, आपको उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देना होगा। इसी तरह से हमारे पास लास्ट देखिए, सेक्शन 27 में 5 ही केस दिए हुए हैं, लेकिन एक और केस है जब डीम्ड ओनरशिप का केस लगता है और ये कोर्ट के जरिए डिसाइड होता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसकी ओनरशिप को लेकर दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है। ए और बी में इस बात का डिस्प्यूट है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन। ऐसे में कोर्ट ने सपोज मान लीजिए मिस्टर ए को ऑथराइज किया कि जी अभी आप मालिक तो नहीं हो, लेकिन आप इसका रेंट रिसीव करते रहो। इनकम टैक्स क्या कहता है, सर बस जो रेंट रिसीव कर रहा है ना वो हमें टैक्स दे दे। बाद में कोर्ट जो भी डिसाइड करे, जिसकी भी प्रॉपर्टी हो, हमें टैक्स जो भी रिसीवर ऑफ द रेंट है उससे लेना है, हमें उससे टैक्स चाहिए। तो इफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज डिस्प्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, द इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। जो भी इनकम को रिसीव करेगा, रेंटल इनकम को, उसी को हम डीम्ड ओनर मानेंगे, उससे हमें टैक्स चाहिए। तो दोस्तों, हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम में से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेड हाउस प्रॉपर्टी हमारा खत्म होता है। हमने इसके सारे केसेस डिस्कस कर लिए, जितनी पॉसिबिलिटीज थी सब डिस्कस कर ली। अब आप इसके क्वेश्चंस की अपने पास ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट्स हैं आपके, वो डाउट्स आप एक जगह पर नोट आउट कीजिए। उसके बाद आप उन डाउट्स को मुझसे शेयर कीजिए। अगर कुछ भी उसमें आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्लास से हम अपने पास नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।